बेटा एक चीज सोचो, अगर सारी ही पावर क्लासरूम के अंदर एक बच्चे को हम दे दें, यानी कि मॉनिटर भी उसी को बना दें, सारा काम जो है वो ही संभालेगा, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे हमारे क्लासरूम के अंदर जो अनहैप्पी फील करेंगे, कुछ चिड़चिड़े भी हो जाएंगे, वो ये सोचेंगे कि सारी पावर इसी को दे दी। ठीक है। और एक बार मैं ऐसे करूं कि बच्चों के अंदर पावर डिवाइड कर दूं, तो ज्यादा हैप्पी रहेंगे बच्चे। ठीक है, यानी कि मैं पावर को शेयर कर दूं, ये नहीं है कि वही मॉनिटर है, वही क्लास में सारी चीजें करेगा, जबकि मैं दो तीन बच्चों के हाथ में वो पावर हैंड ओवर कर दूं, तो इससे सभी क्या हो रहेंगे, खुश रहेंगे। तो यही है हमारी पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग क्या है, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का। अब ये फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, जैसे कि आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स जो है, यानी कि आप बोल भी सकते हो, आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, बाहर घूम सकते हो, राइट टू लाइफ है, राइट टू स्पीच है, राइट टू एक्सप्रेशन है, ऐसे ही आपके ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है पावर शेयरिंग। यानी कि पावर किसी एक बंदे के हाथ में नहीं होनी चाहिए, अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उनके हाथ में, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के हाथ में होनी चाहिए। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यानी कि जो काम किया जा रहा है वो जनता के लिए किया जा रहा है, जनता का किया जा रहा है और जनता के साथ किया जा रहा है। ठीक है। ऐसे ही क्या होता है कि जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है, हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के अंदर जो पावर है वो अलग अलग लेवल्स पर बांटी जाती है। जैसे अगर हम इंडिया के अंदर देखें तो पहले क्या है, यूनियन लेवल, देन स्टेट लेवल, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल, और यूनियन लेवल के ऊपर भी हम देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है और जुडिशियरी है। ठीक है, यानी कि पावर को जो है वो बांटा गया है। ये नहीं है कि सभी के पास कि कोई पावर जो है वो किसी एक ऑर्गन को ही दी गई है, नहीं, वो सभी अलग अलग गवर्नमेंट्स को दी गई है। ऐसे ही हम दो रियल लाइफ एग्जांपल लेके चलेंगे। पहला है बेल्जियम, दूसरा है हमारा श्रीलंका। बेल्जियम के अंदर क्या है, बेल्जियम जो है एक बहुत छोटी सी यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, जिसका एरिया मतलब हरियाणा स्टेट से भी बहुत कम है, और उसके जो बॉर्डर लगते हैं वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग कंट्रीज के साथ लगते हैं। जैसे कि हमारा इंडिया है, और हमारी इंडिया जो है वो बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ऐसे ही बेल्जियम जो है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग के साथ बॉर्डर शेयर करता है। वहां पर 1 करोड़ की पॉपुलेशन है, और उसमें से 59% जो लोग हैं वो डच बोलते हैं, और 40% लोग जो है वो फ्रेंच बोलते हैं, और 1% लोग हैं जो जर्मन बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर फ्रेंच बोलने वाले लोग कम हैं और डच बोलने वाले लोग ज्यादा हैं। यानी कि मैं ये बोलूं कि मेजोरिटी के अंदर कौन है, डच है, और माइनॉरिटी के अंदर कौन है, फ्रेंच लोग हैं। ठीक है। और बेल्जियम की ही जो राजधानी है क्या है, ब्रुसेल्स कैपिटल, वहां पर 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। यानी कि वहां पर मेजोरिटी किसकी होगी, अब फ्रांस की। लेकिन अगर हम ओवरऑल मेजोरिटी के बारे में देखें कि पूरी कंट्री के अंदर हम मेजोरिटी देख रहे हैं, तो पूरी कंट्री के अंदर मेजोरिटी किसकी है, डच बोलने वाले लोगों की है। तो इससे क्या हो जाएगा कि अब जो डच बोलने वाले जो लोग हैं वो क्या करेंगे, इस चीज का फायदा उठाएंगे, यानी कि वो अपनी मनमानी करना शुरू कर देंगे। मेजोरिटी के अंदर जो है, पार्लियामेंट के अंदर भी उन्हीं की मेजोरिटी होगी, यानी कि जितने भी एक्ट पास होंगे वो उन्हीं के मेजोरिटी से होंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो फ्रेंच स्पीकिंग जो लोग हैं वो माइनॉरिटी के अंदर आ जाएंगे, जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ बेल्जियम के अंदर 1950s और 60s के अंदर, कि जो डच बोलने वाले लोग थे वो तो ज्यादा, फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं कम, और डच बोलने वाले जो लोग हैं वो अपनी मनमानी करने पे उतर आए। सेम सिचुएशन श्रीलंका के साथ होती है। श्रीलंका आपको पता है कि एक आइलैंड नेशन है, और तमिलनाडु के पास में है। पाक जो स्टेट है वो जो है वो इंडिया और पाकिस्तान, सॉरी, श्रीलंका को जो है वो अलग करती है। ठीक है, तो इससे क्या है, अब अगर हम वहां पर देखें तो वहां पर अप्रोक्सीमेट 2 करोड़ की पॉपुलेशन है। ठीक है, 2 करोड़ वहां पर पॉपुलेशन है, और वहां पर सिन्हाला बोलने वाले लोग 74% है, और तमिल बोलने वाले लोग 18% है। और जो 18% तमिल बोलते हैं उसमें से कुछ श्रीलंकन तमिल है, कुछ इंडियन तमिल है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो यहाँ पर जो मेजोरिटी के अंदर वो कौन है, सिन्हाला है। और सिन्हाला जो है वो बुद्धिस्ट को सबसे ज्यादा मानते हैं, बुद्धिज्म को सबसे ज्यादा मानते हैं। ठीक है, और जो तमिल बोलने वाले लोग हैं वो हिंदू हैं और मुस्लिम हैं। और वो मोस्ट ऑफ कहाँ पर रहते हैं, वो रहते हैं नॉर्थ में और ईस्टर्न जो पार्ट है कंट्री का वहां पर।
तो इससे क्या होता है कि वहां पर सिन्हाला बोलने वाले ज्यादा लोग हैं, वहां पर मेजोरिटी के अंदर सिन्हालास हैं, जिससे क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर जो है वो सिन्हालास क्या करेंगे, अपनी मनमानी करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हम भैया हम तो जो है वो मेजोरिटी के अंदर हैं, सारी बातें हमारी मानी जानी चाहिए, हम ही एक्ट पास करेंगे। यानी कि चाइना वाला काम हो जाता है वहां पर। जैसे चाइना के अंदर है ना कि एक ही पर्सन रूल कर रहा है, ऐसे ही वहां पर एक ही पार्टी रूल करेगी। तो ये तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे कंफ्लिक्ट पैदा हो जाएंगे, क्योंकि कंट्री के अंदर तो बहुत सारे लोग रह रहे हैं ना। तो ऐसे ही क्या था, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है, मेजोरिटी। क्या मतलब होता है, मेजोरिटी। की मेजोरिटी किसकी है? पोस्ट इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस मिलने से पहले, यानी कि 1948 से पहले, श्रीलंका को 1948 के अंदर आजादी मिली थी। तो वहां पर जो ज्यादातर लोग थे वो कौन थे, सिन्हालास थे, जिनके पास जो है वो पॉलिटिकल डोमिनेंस था, यानी कि पॉलिटिक्स के अंदर सिन्हाला लोग ज्यादा थे। और उन्होंने क्या किया, अब जो ज्यादा अमाउंट में होंगे वो वहां पर वो क्या कर लेंगे, सुपरमेसी, यानी कि वो वहां पर अपना जो है वो हक जताना शुरू कर देंगे। ऐसे ही किसने किया, सिन्हालाज ने किया, अपनी सुपरमेसी बना ली। उन्होंने 1956 के अंदर एक ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पारित किया, और उन्होंने बोल दिया कि सिन्हाला जो है वो जो है तमिल की, सॉरी, आइलैंड जो श्रीलंका है, श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, सिन्हाला है, तमिल नहीं है। और जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाई जाएंगी वो सिन्हालास को फेवर करेंगे, और उन्हीं के बच्चों को गवर्नमेंट जो कॉलेज है या गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या यूनिवर्सिटीज हैं उनमें एडमिशन देंगी जो सिन्हाला के बच्चे होंगे, जो सिन्हाला बोलने वाले लोग होंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी क्या मैंडेट कर दिया गया कि जो स्टेट है वो प्रोटेक्शन करेगा और प्रमोशन करेगा बुद्धिज्म की, क्योंकि सिन्हाला लोग किसको मानते थे, बुद्धिज्म को मानते थे। ठीक है, और तमिल कम्युनिटी को नीचे दबाना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ श्रीलंका के अंदर, इससे जो है तमिल लोगों को ऐसा लगने लगा कि हमें दबाया जा रहा है। ठीक है, हमें कोई भी राइट प्रोवाइड नहीं किए जा रहे, तो उन्होंने कन्फ्लिक्ट करना शुरू कर दिया, और उन्होंने बोला कि हमें इक्वल पॉलिटिकल राइट्स चाहिए, हमारे खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के अंदर वो खत्म हो जाना चाहिए, और हमारे जो कल्चरल और लिंग्विस्टिक नीड्स को इग्नोर किया जा रहा है, यानी कि जो हिंदू और मुस्लिम जो तमिल्स थे उनके जो रिचुअल्स हैं उनको नहीं माना जा रहा, और बुद्धिज्म को ज्यादा फेवर किया जा रहा है, वो गलत है। ठीक है, और उन्होंने बोला कि तमिल लीडर्स ने कि भाई तमिल को भी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज का एक हक देना चाहिए, क्योंकि तमिल बोलने वाले लोग भी तो उसी देश में रह रहे हैं। जैसे हमारी इंडिया है, इंडिया के अंदर हम कितने देखते हैं कि हमारी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, और बोली तो पता नहीं कितनी है यहाँ पर, तो सभी को अपना अपना हक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है एक्सकलेशन एंड सिविल वॉर। सिविल वॉर का मतलब क्या होता है, सिविल वॉर का मतलब होता है अपने ही देश के अंदर विचारों का मतभेद होना, यानी कि आपके थॉट्स अपने देशवासियों के साथ ही नहीं मिल रहे हैं। कई बार क्या होता है कि एक घर में 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चों के अलग अलग थॉट्स होते हैं, अलग अलग सबका माइंड सेट होता है, सब अलग अलग जो है वो सोच रहे होते हैं, अलग अलग फील कर रहे होते हैं, अलग अलग ही वो एक्सप्रेस भी करते हैं। ऐसे ही सिविल वॉर है कि क्या है भाई, माइंड सेट जो है वो मैच नहीं कर रहा है, थॉट्स मैच नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, अगर थॉट्स मैच नहीं कर रहे हैं तो सेपरेटिस्ट मूवमेंट 1980s के अंदर क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने बोल दिया कि तमिल भी जो है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन है। नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ पार्ट में और ईस्टर्न पार्ट जो था श्रीलंका का वहां पर कौन रह रहे थे, तमिल से रह रहे थे, और वहां पर उन्होंने बगावत कर दी कि जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट्स है वो तमिल्स के हैं। इससे क्या हो गया, सिविल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, क्योंकि थॉट तो मैच ही नहीं कर रहे हैं ना, सिन्हालास के तमिल्स के साथ मैच कर रहे हैं, तो उनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके कैसे मैच करेंगे। तो यहाँ पर सिविल कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया 2009 के अंदर। इससे क्या हुआ, हजारों लोग जो है मौत की नींद सो गए। क्यों, क्योंकि कभी भी झगड़ा होगा तो क्या होगा, नुकसान तो जो नॉर्मल पीपल है उसी का होता है। अब कॉन्फ्लिक्ट था सिन्हाला कम्युनिटी और तमिल कम्युनिटी के अंदर, तो दोनों तरफ से जो लोग हैं वो मारे गए। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद बोला गया कि भाई जो श्रीलंकन्स हैं वहां पर जो तमिल लोग हैं उनको भी एजुकेशन, हेल्थ और ओवरऑल वेलबींग दी जाए, और वो उन्हें फिर मिले भी कॉन्फ्लिक्ट के बाद, क्योंकि लास्ट में तो यही ऑप्शन रह जाता है कि हाँ भाई सभी को इक्वल राइट्स देने चाहिए। अब अगर हम बेल्जियम के अकोमोडेशन के बारे में देखें, तो जो बेल्जियम के अंदर हमने देखा था कि 54% तो डच बोलने वाले लोग हैं और 40% फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं।
यानी कि मेजोरिटी किसकी है? डच बोलने वाले लोगों की। तो डाइवर्सिटी क्या है? उन्होंने बोला कि जो रीजनल डिफरेंसेस हैं और जो कल्चरल डाइवर्सिटीज हैं उनको एक्नॉलेज किया जाएगा। ठीक है। बेल्जियम के अंदर उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया है, 1970 से लेकर 1993 तक। और उन्होंने क्या बोला कि चाहे डच लोग हैं चाहे फ्रेंच लोग हैं, उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होगा, पावर किसी एक पर्सन के हाथ में नहीं होगी, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के हाथ में होगी। ब्रुसेल्स की रिप्रेजेंटेशन यानी कि वो एक कैपिटल सिटी है, ठीक है, सभी की। कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई और जो कॉम्प्लेक्सिटी थी उसको खत्म किया गया और इफेक्टिव में लाया गया कि भाई अलग अलग ऑर्गन जो है वो अलग अलग पावर को परफॉर्म करेंगे। ठीक है। तो जो बेल्जियन मॉडल है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन था सेंट्रल गवर्नमेंट में, यानी कि वहां पर डच बोलने वाले लोग और फ्रेंच बोलने वाले जो लोग हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इक्वल होंगे और कोई भी जो डिसीजन लिया जाएगा वो यूनिलेटरल डिसीजन नहीं होगा। यूनिलेटरल डिसीजन का मतलब है कि कोई एक पार्टी उस डिसीजन को नहीं लेगी, दोनों ही कम्युनिटी के जो लोग हैं वो डिसीजन लेंगे। यानी कि लिंग्विस्टिक ग्रुप्स को खत्म कर दिया गया। और जबकि श्रीलंका के अंदर क्या हो रहा है कि नहीं, सिन्हालाज हैं, सिन्हालाज मेजोरिटी के अंदर रहेंगे, जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया, यानी कि सिविल वॉर होने लग गया और वहां पर हजारों की तादाद में लोग मारे गए। दूसरा है डिसेंट्रलाइजेशन एंड ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पर गवर्नमेंट को 2 मेन रीजन में बांट दिया गया, फ्लैंडर्स और वेलोनिया। यानी कि वो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में नहीं होंगी, उनकी अपनी अपनी पावर होगी। इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया क्योंकि वहां पर क्या था, ब्रुसेल्स के अंदर फ्रेंच बोलने वाले लोग थे ज्यादा और डच बोलने वाले लोग थे कम। तो उन्होंने बोला कि वहां पर भी जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा, कि चाहे फ्रेंच बोलने वाले ज्यादा है चाहे डच बोलने वाले ज्यादा है, रिप्रेजेंटेशन दोनों का इक्वल रहेगा। इससे क्या हुआ कि इससे एक बैलेंस सेटअप हो गया। ठीक है। उसके बाद है कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है इसमें क्या बोला गया कि डच, फ्रेंच और जर्मन के जो लोग हैं जो वहां पर रह रहे हैं वो सब मिलकर जो हैं वो गवर्नमेंट को चुनेंगे। ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी और इफेक्टिवनेस क्या हुआ कि जो 2 मेजर कम्युनिटीज थी अब उनके बीच में कोई भी मतलब दरार नहीं रही, कोई भी ये नहीं था कि भाई उनके जो थॉट है वो मैच नहीं कर रहे कि सिविल वॉर जैसा कुछ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्हें इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल गया, चाहे डच बोलने वाले लोग चाहे फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, है ना। तो इससे क्या हुआ, अगर हम लास्ट में देखें तो क्या स्टोरी निकली, तो कंपैरेटिव हमने अगर करना है तो बेल्जियम के अंदर पावर शेयरिंग सक्सेस रहा क्योंकि उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया हर चीज को, किसी एक लैंग्वेज को प्रायोरिटी नहीं दी। उन्होंने बोला कि दोनों लैंग्वेज हमारे लिए बेस्ट है। यूनिलेटरल डिसीजन नहीं होंगे कि कोई एक कम्युनिटी मिलकर डिसीजन ले लेगी, सभी मिलकर डिसीजन लेंगे। और जबकि श्रीलंका के अंदर मेजोरिटी को ज्यादा माना गया, डोमिनेंस के अंदर क्या थी, मेजोरिटी थी, जिसने पावर शेयरिंग को रिफ्यूज कर दिया और वहां पर क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ठीक है। अब पावर शेयरिंग डिजायरेबल है? बिल्कुल है। पावर शेयरिंग से क्या होगा कि आपकी एक तो सोशल स्टेबिलिटी बनी रहेगी और दूसरा डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है। सोशल स्टेबिलिटी का मतलब है कि जो डिफरेंट डिफरेंट जो आपके सोशल ग्रुप्स वहां पर हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, जिससे आपके देश की प्रॉपर्टी को या आपकी जो देश की नेशनल यूनिटी है उसको कोई हार्म नहीं पहुंचेगा। और डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि वहां पर जो डेमोक्रेटिक लोग हैं, जो टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यानी कि जो जनता के लिए जो काम किया जा रहा है वो जनता के लिए ही होगा, कम्युनिटीज के बीच में नहीं बैठेंगे। ठीक है। अब 2 सेट ऑफ रीजन क्या है, तो पहला है प्रूडेंशियल रीजन, दूसरा है मोरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन में क्या है कि इसमें पॉजिटिव जो आउटकम्स होती है उसके ऊपर फोकस किया जाता है कि किस तरीके से जो है वो बेनिफिट लाया जाए। जबकि मोरल रीजन के अंदर क्या होता है कि भाई इसके अंदर सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन देखी जाती है, स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है गवर्नमेंट के अंदर। यानी कि हम अपनी इंट्रिंसिक पावर को देखते हैं, हमारे देश की जो इंटरनल पावर है उसको देखा जाता है। फॉर्म क्या है पावर शेयरिंग के? डेमोक्रेसी। सबसे बड़ी चीज क्या है? डेमोक्रेसी। यानी कि जो काम होगा वो वहां के लोगों के लिए होगा। ठीक है। जो होगा वो किसके लिए होगा? वहां के लोगों के लिए होगा। यानी कि कोई यूनिलेटरल डिसीजंस नहीं लिए जाएंगे, सभी मिलकर ही डिसीजन लेंगे।
डेमोक्रेसी के अंदर पावर कंसंट्रेटेड नहीं होती है, वो डिसेंट्रलाइज होती है, अलग अलग हिस्सों में बटी हुई होती है, अलग अलग ग्रुप्स पे बटी हुई होती है। ठीक है, अब पावर शेयरिंग जो होती है वो डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में होती है गवर्नमेंट के। जैसे इंडियन गवर्नमेंट का हम एग्जांपल लें तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी के अंदर हमारी जो है पावर्स को डिवाइड किया गया है। अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में हमारी पावर्स को डिवाइड किया गया है, इसलिए इंडिया के सिस्टम को फेडरलिज्म बोला जाता है। ठीक है, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स होते हैं, क्या होते हैं, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जो हैं वो यहां पर प्रेजेंट हैं। यहां पर ये नहीं है कि किसी एक ही कम्युनिटी के लोग प्रेजेंट हैं, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग यहां पर प्रेजेंट हैं और लीगल अरेंजमेंट भी किए जाते हैं। ठीक है, सभी ग्रुप्स को जो है वो पावर है। उसके बाद है पावर शेयरिंग जो है वो डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स, यानी कि जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो कोएलिशन के अंदर हो या वो सेपरेट सेपरेट हो, वो सभी जो है वो डेमोक्रेसी की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। कुछ प्रेशर ग्रुप होने भी ज्यादा जरूरी है किसी भी देश के अंदर। क्यों? क्योंकि वहां की जो गवर्नमेंट है अगर वो कोई गलत डिसीजन ले रही है और उस देश के अंदर प्रेजेंट है प्रेशर ग्रुप, तो वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाकर उन डिसीजंस को पलट सकती है। ठीक है, कंपटीशन एंड कोएलिशन, यानी कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में कंपटीशन चलता रहता है कि एक लीडर दूसरे लीडर के साथ कंपटीशन में होता है, अच्छा इसने इतना काम किया तो मैं इतना करूंगा, अच्छा इसने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप किया तो मैं इतना इससे भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करूंगा। ठीक है, और इन्फ्लुएंस क्या होता है इंटरेस्ट ग्रुप का, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जैसे कि ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, फार्मर है, वर्कर है, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं पावर शेयरिंग के अंदर। ठीक है, इससे क्या होता है कि वहां पर डिसीजंस अच्छे से लिए जाते हैं। ठीक, तो ये हमारा एक छोटा सा चैप्टर था पावर शेयरिंग, जो हमने अपने लेवल पर समझा, अपने क्लास का एग्जाम्पल लेके समझा। ठीक, ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।